दोस्तों, पति पत्नी और अपने बच्चों के साथ शादी में से वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में अचानक से एक सिग्नल पर भीड़ दिखता है, जिस वजह से सिग्नल पर थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकती है। तभी बच्चों को बाहर दिखाई देता है कि एक महिला खिलौने बेच रही है और बच्चे खिलौने खरीदने की जिद करने लगते हैं। जब माँ बच्चों को जिद करता हुआ देखती है तो वह उसके बाद उस महिला को अपने पास बुला लेती है और उनमें से दो खिलौने अपने बच्चों के लिए खरीदने लगती है। इसके बाद वह महिला उनके दाम बताती है तो बच्चे की माँ मोल भाव करने लगती है। जब माँ मोल भाव करती है तो पति कहता है कि कोई बात नहीं, क्या हो रहा है, यह भी तो बेचारी गरीब है, इसको फालतू पैसे मिल जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कह कर वह अपने पास से उनके उससे भी ज़्यादा पैसे निकालकर उस महिला की तरफ बढ़ाने लगता है और वे खिलौने वाली महिला इस बात को सुनकर पूरी तरह से खुश हो जाती है और उन पैसों को लेने के लिए जैसे वह नीचे की तरफ अपना सर करती है तो एकदम से उस महिला के पति से उसकी नज़रें मिल जाती है और वह एकदम से बहुत कुछ सोचने लगती है। अब तक उसकी जुबान अच्छी तरह से चल रही थी, चेहरे पर हंसी थी, लेकिन जैसे ही वह उसके पति का चेहरा देखती है तो पूरी तरह से उस चेहरा उतर जाता है। इधर उसका पति होता है, उसको भी उस खिलौने वाली महिला को देखकर बहुत कुछ ये बातें याद आने लगती है और उसके चेहरे पर भी मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह पैसों को तो बढ़ा चुका था तो वह महिला जो खिलौना बेच रही थी उन पैसों को ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। कौन थी वह महिला और किस वजह से यह दोनों एक दूसरे को देखकर इस तरह से कर रहे थे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक किरण नाम की लड़की रहा करती है। किरण जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और पढ़ी लिखी भी है, तो इसी वजह से किरण जो होती है वह काफ़ी मन में बढ़ू होती है और जब भी कभी अपनी सहेलियों में बैठा करती तो उनमें से कहा करती कि देखो, मैं तो अपने घर पर राज करूँगी, जिससे भी मेरी शादी होगी वह तो मेरे आगे पीछे घूमेगा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर हूँ। सहेलियाँ इस बात को सुनकर हंसी में उड़ा दिया करती थी और धीरे धीरे जो किरण होती है वह शादी के लायक हो जाती है। जैसे ही शादी के लायक होती है तो उसके बाद उसके पिता उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। तो पास ही के शहर में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम होता है सूरज। सूरज जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में लगा हुआ था और अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। पिता को रिश्ता बड़ा अच्छा लगता है तो सूरज से किरण की शादी तय कर देते हैं और उसके बाद कुछ दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद किरण होती है वह दुल्हन बनकर सूरज के घर जाती है, लेकिन वहीं पर उसकी खूबसूरती का घमंड अब तक बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था और वह पति को अपने इशारों पर नचाना चाहती है। इसके बाद पति उसको पहले समझाने लगता है, लेकिन जब वो नहीं मानती है तो सोचने लगता है कि कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। यही सोचकर पति उसकी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करता रहता और किरण को यह बातें लगने लगती है कि मेरा पति मेरी खूबसूरती की वजह से मेरी सभी गलतियों को माफ़ कर रहा है। सूरज के घर में उसकी एक छोटी बहन थी जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब रहा करती थी। उसकी माँ थी और उन्होंने दो मवेशी भी पाल रखे थे। दरअसल सूरज की माँ का कहना था कि दूध तो घर का ही होना चाहिए, बाहर का दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से उसने दो मवेशी शहर के अंदर पाल रखे थे और उनकी सेवा किया करता था। अपनी बेटी की देखभाल भी किया करती। सूरज जो होता है बाहर में से पैसे कमाया करता है और अच्छे से अपने घर का गुजारा कर रहा था। और तभी जब शादी के 6 महीने बीतते हैं तो उस दौरान जो सूरज होता है उसको विदेश जाना पड़ता है कंपनी के किसी काम से। और इस बात को सुनकर जो उसकी पत्नी होती है किरण, वह भी उसके साथ चलने के लिए जिद करने लगती है। जब सूरज से जिद करती है तो वह उसे मना करने लगता है और कहता है कि देखो, वहाँ पर मुझे जाना होगा क्योंकि वहाँ पर यह पॉलिसी नहीं है कि परिवार को ले जा सके, और फिर घर पर ढेर सारा काम है, तुम यहीं पर रहो, माँ की हेल्प करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे भी किरण अब तक कुछ भी हेल्प नहीं किया करती थी, बस जैसे तैसे घर के खाना बनाया करती थी। किरण अपने पति की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है और वह साथ जाने की जिद करने लगती है, लेकिन वहीं पर जो सूरज था वह उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर हम तुम्हें साथ विदेश ले गए तो जितना मैं कमाऊंगा उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा,
तो फिर क्या फ़ायदा होगा, यह कहकर सूरज ने साफ साफ मना कर दिया था। तो उसके बाद किरण कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम विदेश जा रहे हो 2 महीने के लिए तो मैं 2 महीने तक अपने मायके में रहूँगी, और जब तुम वापस आ जाओगे तब मैं लौट आऊँगी। इस बात को सुनकर सूरज पहले तो कुछ सोचता है और सोचने के बाद इस बात की हाँ भी भर देता है, क्योंकि सूरज को भी पता था कि किरण ज़्यादा कुछ काम नहीं किया करती, बस खाना बनाया करती है, तो इस काम को भी कर लेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। यही सोचकर सूरज ने भी हाँ भर दी और उसके बाद जो किरण होती है वहाँ से अपने मायके चली जाती है। सूरज काम करने के लिए विदेश चला जाता है। वहाँ पर रहकर वह काम भी कर रहा था। जैसे ही उसको 1.5 महीना होता है तो 1.5 महीने के दौरान अचानक से एक दिन उसकी माँ का फ़ोन उसके पास जाता है। जैसे ही सूरज फ़ोन उठाता है तो उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है। जब माँ को रोता हुआ सुनता है तो उससे पूछने लगता है कि माँ आप इस तरह क्यों रो रहे हो। तो वह कहने लगती है कि बेटा मैंने तेरी शादी इसलिए की थी ताकि बुढ़ापे में मुझे सहारा मिल सके, लेकिन तेरी पत्नी ने तो मायके में ही जाकर बैठ गई है। उसे यहाँ पर आना चाहिए था ताकि वह काम में मेरा हाथ बटा सके, लेकिन उसने बिल्कुल भी यह बात नहीं सोची। इस बात को सुनकर सूरज इस बात के बारे में गहन सोच विचार करने लगता है। हालांकि सूरज ने अपनी पत्नी से जाने के लिए कहा था, लेकिन फिर वह सोचता है कि माँ जो कुछ भी कह रही है वह बिल्कुल सही है और उसकी पत्नी को उसके घर पर होना चाहिए, ना कि अपने मायके में। यही सोचकर सूरज कहता है कि ठीक है माँ, मैं एक बार फ़ोन कर देता हूँ और वह शायद तुम्हारे पास आ जाएगी और घर के काम में तुम्हारा हाथ बटाएगी। इसके बाद सूरज वहीं से अपनी किरण के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि किरण ऐसा करो, तुम आ जाओ, माँ को काम संभालने में दिक्कत हो रही है और वह काफ़ी ज़्यादा परेशान है। घर में बीमार बहन है, 2 मवेशी भी हैं और ऊपर से घर का ढेर सारा काम है। तो वहाँ पर जाओगी तो थोड़ा बहुत माँ को हेल्प कर दोगी और इससे माँ को काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाएगा। लेकिन किरण सूरज की एक बात भी नहीं सुनती है और कहती है कि नहीं, हम वापस नहीं लौटेंगे, आप जब वापस आ जाओगे उसके बाद मैं वापस आऊँगी। इन बातों को सुनकर सूरज किरण से नाराज़ हो जाता है और किरण को धमकाने लगता है और कहता है कि देखो, अगर तुम्हें आना है तो अभी आ जाओ, वरना वापस बिल्कुल मत आना। फिर मैं तुम्हारा क्या करूँगा, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मेरे घर की देखभाल को करने के लिए, और अभी तुम अपने मायके में बैठ रही हो, तो क्या फ़ायदा ऐसी शादी का। इसके बाद किरण होती है वह भी 2-4 शब्द ऐसे कह देती है जो सूरज को चुभ जाते हैं और इन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। काफ़ी देर तक फ़ोन पर बात होती है, लेकिन जो किरण होती है वह आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। तो लास्ट में सूरज कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब तुम कभी भी मत आना। ऐसा कहकर सूरज फ़ोन काट देता है और उसके बाद अपनी माँ के पास फ़ोन मिलाकर कह देता है कि माँ, काम तो तुमको संभालना होगा, क्योंकि मेरी पत्नी ने ऐसे ऐसे बोल दिया है। माँ उसको समझाती है और कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तेरे पास वैसे ही फ़ोन कर रही थी ताकि मेरा मन थोड़ा सा हल्का हो जाए, और तूने भी अपनी कोशिश कर ली है, कोई भी दिक्कत नहीं, जब तू यहाँ पर आ जाएगा तब तेरी पत्नी वापस लौट आएगी। ऐसा कहकर माँ भी फ़ोन काट देती है और उसके बाद धीरे धीरे 6 महीने भी कंप्लीट हो जाते हैं। इन 6 महीनों के बाद बीच में कभी भी ना तो सूरज ने किरण के पास फ़ोन किया था और ना ही किरण ने सूरज के पास फ़ोन की थी। सूरज वापस आ जाता है और वापस आकर भी उसे 10 दिन हो गए थे। यह बात किरण को भी पता थी कि सूरज वापस आ गया है। इसके बाद किरण के घर वाले उससे कहने लगते हैं कि बेटी, अब तेरा पति वापस आ गया है और हमारे ख्याल से अब तुम्हें वापस चला जाना चाहिए। लेकिन किरण साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि उन्होंने मुझसे लड़ाई की है, वह मुझे लेने के लिए आएंगे तो ही मैं घर में जाऊंगी, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। दरअसल किरण को अब भी अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था और उसे लग रहा था कि सूरज तो भागा भागा उसे लेने के लिए आएगा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हूँ। इसके बाद सूरज आराम से अपने घर के अंदर रहने लगता है, ड्यूटी पर जाया करता है और ड्यूटी से लौटकर घर के अंदर आराम किया करता। जब सूरज की माँ देखती है कि बेटा इस बारे में नहीं सोचता कि अपनी पत्नी को लेने जाने के लिए, तो एक दिन सूरज से बात करती है और कहती है कि बेटा, काफ़ी दिन हो गए हैं, अब तू ऐसा कर, जाकर अपनी पत्नी को ले आ। लेकिन जो सूरज होता है वह साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि माँ वो अपने आप यहाँ से गई है तो उसे अपने आप ही आना होगा। मैंने उसे ना तो जाने के लिए कहा था और ना ही मैं उसे लेने के लिए आऊँगा। अब चाहे कितना भी कोशिश कर लो कि मैं
उसके पास फ़ोन तक भी नहीं करूँगा। उसे आना हो तो बेशक आ जाए, मेरे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हुए हैं। इसके बाद माँ इस बात को देखकर बड़ी परेशान होती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि कोई बात नहीं, अगर बेटे की जिद है तो उसे पूरा होने देते हैं। इसकी पत्नी के मायके में फ़ोन करके उससे ही कह देती हूँ कि वह यहाँ पर वापस आ जाए। इसके बाद जो सूरज की माँ होती है वह उसकी पत्नी के मायके में फ़ोन करती है। वह वहाँ पर अपनी समधिन से बात करने के कहती है कि समधिन जी, अब तो हमारा बेटा वापस आ गया है, अपनी बेटी को यहाँ पर भेज दीजिए, काफ़ी दिन हो गए हैं उसे वापस लौटे हुए। इसके बाद किरण के घर वाले हैं, वह किरण की बात सूरज की माँ को बता देते हैं और कहते हैं कि बिटिया जिद पकड़ बैठी है कि जब तक दामाद जी नहीं आएंगे तब तक वह यहाँ से वापस नहीं जाएगी, उनके साथ ही वह वापस जाएगी। इस बात को सुनकर माँ थोड़ी सी परेशान होती है और उन्हें अपने बेटे के बारे में बताती है। जब वह सूरज के बारे में बात सुनते हैं और पूरी बात उनके समझ में आती है कि किस तरह से किरण ने मना कर दिया था और घर के अंदर काम धंधा करने में आनाकानी किया करती है, तो अब पिता अपनी बेटी को समझाने लगते हैं। कहते हैं कि बेटी ऐसा मत कर, अगर तू ऐसा करेगी तो तेरा घर उजड़ जाएगा। उसके बाद उसकी जिम्मेवार हमारी तू खुद होगी। लेकिन बेटी अब तक भी अपनी खूबसूरती के घमंड में चूर थी। वह साफ साफ बोल देती है कि पिताजी, अगर उस घर में मैं जाऊंगी तो सूरज अगर मुझे लेने आया तो ही उस घर में जा सकती हूँ, वरना मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। यह बात सुनकर पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने दामाद के पास फ़ोन करके उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर सूरज था, वह भी जिद को लगाए हुए बैठा था और वह बड़ा जिद्दी था। कहता है कि ऐसा नहीं होगा, अगर उसे आना है तो मेरे घर के दरवाजे उसके लिए खुले हैं, वह अब चाहे अब आ सकती है, कोई भी परेशानी नहीं है। यह बातें चलते हुए लगभग 15 से 20 दिन हो गए थे। अब 15 दिन तक भी ना तो सूरज उसे लेने के लिए जाता है और ना ही किरण वहाँ से वापस आई थी। तो उसके बाद सूरज होता है, वह एक वकील के पास जाकर तलाक के कागज़ तैयार करवा लेता है और उस कागज़ को अपनी पत्नी के पास भिजवा देता है। जैसे ही पत्नी को तलाक के कागज़ मिलते हैं तो उसके बाद वह एकदम से बौखला सी जाती है और सोचने लगती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे तलाक देने की। यही सोचकर पत्नी अपने पति सूरज के पास फ़ोन कर देती है और कहने लगती है कि क्या तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? तो सूरज कहने लगता है कि हाँ, तलाक ना दूँ तो और क्या करूँ, जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ उसके बाद भी तुम वापस नहीं आई और जिद लगाकर बैठी है कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तू वापस नहीं आएगी, तो मैं तुझे लेने के लिए कभी भी नहीं आ रहा हूँ। तो इस तरह से तो हमारी दोनों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। इससे अच्छा यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, क्योंकि इससे आगे और भी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को सुनकर किरण भी उससे तलाक देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि फ़िलहाल उसके अंदर उसका घमंड सर चढ़कर बोल रहा था। इसके बाद कुछ दिनों की कार्यवाही होती है और कार्यवाही होने के बाद दोनों का तलाक हो जाता है और दोनों अपने अपने घर में रहने लगते हैं। अब तलाक होने के बाद सूरज होता है, वह तो अच्छा खासा कमाया करता था, तो उसकी दूसरी शादी हो जाती है और दूसरी शादी से उसे 2 बच्चे भी हो गए थे। वह अच्छी तरह से अपने परिवार के साथ रहा करता है और जो उसकी दूसरी पत्नी थी वह किरण से भी कहीं ज़्यादा सुंदर थी और अच्छी तरह से घर को संभाल के रखा करती थी। जब भी पति कभी बाहर जाया करता तो घर का पूरा काम अपने हाथों में ले लिया करती और उसी की बीमार बहन को भी अच्छे से देख रेख किया करती। इस बात को देखकर सूरज बड़ा ही खुश और सोचता कि चलो अच्छा ही हुआ जो कुछ भी हुआ। धीरे धीरे इन बातों को 10 साल बीत जाते हैं और 10 साल बाद एक दिन सूरज अपने पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ, जिनमें से एक बड़ा लड़का और एक छोटी लड़की थी, उनके साथ शादी में गया हुआ था। जब शादी से वापस लौटता है तो रास्ते में अचानक से एक सिग्नल पड़ता है और सिग्नल पर थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकती है और जैसे ही गाड़ी रुकती है तो बच्चों की नज़र बाहर सिग्नल पर खिलौने बेच रही एक महिला पर जाती है और इसके बाद वह अपनी माँ से खिलौना लेने के लिए आग्रह करने लगती हैं। जब बच्चों ने के जिद को देखती है तो पहले तो उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं बेटा, खिलौने नहीं खरीदा करते, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे बार बार जिद करते हैं और कह रहे थे कि माँ हमें खिलौना चाहिए, कितना सुंदर खिलौना है, और तरह तरह की ऐसी बातें कर रहे थे जिन बातों से माँ का सीना भी पिघल जाता है और वह अपनी खिड़की से कांच को नीचे करके उस खिलौने वाली महिला को आवाज़ लगा देती है। इधर जो सूरज होता है वह अभी रोड पर ही निगाहें रखे हुए था और उसे लग रहा था कि कब यह सिग्नल खुले और कब हम लोग आगे चलेंगे।
गाड़ी के अंदर जो कुछ भी बातें हो रही थी उनके बारे में उसे पता था, लेकिन उसका ध्यान उस खिलौने वाली महिला पर नहीं था। इसके बाद सूरज की दूसरी पत्नी होती है, वह उस महिला के से खिलौने मोल भाव करने लगती है। मोल भाव करने के बाद दो खिलौने अपने बच्चे के लिए सिलेक्ट कर लेती है। खिलौने सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन मोल भाव में अभी थोड़ी सी कसर रह गई थी। दरअसल जो खिलौने वाली थी वह तो इन दोनों खिलौनों का रेट 10 रुपये बता रही थी। यहाँ पर जो सूरज की दूसरी पत्नी है वह कह रही थी कि इनको तुम्हें हमें 5 रुपये ही देना होगा। इस बात को सुनकर जो सूरज होता है वह थोड़ा सा परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है कि क्या तुम भी 20 रुपये की इतनी झिझक कर रही हो? यह भी तो बेचारी गरीब है, अपना पेट पाल रही है, रोड किनारे खिलौने बेच रही है। कोई बात नहीं, हम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जब यह थोड़े बहुत पैसे फालतू ले लेगी। तो ऐसा कहकर सूरज अपने पर्स से 50 रुपया निकाल लेता है, उस खिलौने वाली की तरफ बढ़ा देता है। और जैसे ही खिलौने वाली देखती है तो एकदम से उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है और वह कहने लगती है कि साहब आप तो बहुत अच्छे हैं। ऐसा कहकर वह जैसे ही अपना मुंह नीचे करती है और सूरज उस खिलौने वाली महिला को देखता है तो एकदम से सूरज के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। और इधर जब खिलौने वाली महिला होती है वह जैसे ही सूरज को देखती है तो उसके भी चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। उसके बाद वह पैसों को तो पकड़ लेती है और खिलौने को देखकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सूरज ने झट से उस खिलौने वाली महिला को देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी, जिस चीज़ को उसकी पत्नी भांप लेती है। तो उसके बाद जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है, सूरज गाड़ी चलाने लगता है तो उसकी पत्नी पूछने लगती है कि क्या तुम इस महिला को जानते थे? तो सूरज कहने लगता है कि हाँ जानता तो था, यह मेरी वही पहली पत्नी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। दरअसल सूरज ने पहले किरण के बारे में सब कुछ अपनी दूसरी पत्नी को बता दिया था और उसके बाद ही उससे शादी की थी। इसके बाद सूरज की यह बात उसके पत्नी सुनती थी। वह सोचने लगती है कि तुम बता रहे थे कि अच्छे भले खानदान की है, फिर आज यहाँ पर रोड किनारे इस तरह खिलौने क्यों बेच रही है? तो सूरज कहने लगता है कि यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है और इसी बात की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। दरअसल सूरज और किरण का जब तलाक हुआ था तो सूरज ने उसे 1 लाख रुपए दिए थे और ऊपर से उसका मायका भी काफ़ी अच्छा था, अच्छे खासे रुपए पैसे थे। फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो इसे यहाँ पर खिलौना बेचने पड़ रहे हैं? यही बात उसके अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है और दोनों पति पत्नी इस बात के बारे में अटकलें लगाते हुए अपने घर तक पहुँच जाते हैं। वह तरह तरह की बातें सोचते हैं। कभी तो सोचते हैं कि हो सकता है इसकी दूसरी शादी हो गई हो और दूसरा पति काफ़ी ज़्यादा गरीब हो। कभी सोचने लगते हैं कि हो सकता है इसने शादी ही ना की हो और घर वालों से दूर रहकर अकेली रह रही हो, क्योंकि उसके घमंड के बारे में उसकी पत्नी को भी पता था। ऐसा ही कहते हुए वह घर आते हैं, लेकिन सूरज होता है उसके दिमाग में अब तक भी किरण का चेहरा घूम रहा था, हंसती हुई चेहरा, और फिर एकदम से उसके चेहरे पर मायूसी छा गई थी। वह सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ जो इस तरह से कर रही है। इसके बाद सूरज होता है कि किरण के गांव का एक लड़का सूरज की कंपनी में काम किया करता था। सूरज उस लड़का के पास फ़ोन पर बात करता है और बात करने के बाद किरण के बारे में पूरी जानकारी निकालता है। तो वह व्यक्ति उसे किरण की पूरी कहानी बताता है। दरअसल किरण थी वह अपनी खूबसूरती के घमंड में कुछ ज़्यादा ही रहा करती थी और इसी वजह से जब उसका तलाक हो जाता है तो तलाक के बाद उसे शादी करने के लिए कोई भी लड़के पसंद नहीं आते हैं। माता पिता उसको बहुत समझाते हैं लेकिन वह उनकी एक भी नहीं सुनती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। तलाक के 8 साल बाद जब उसने दूसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि इस तरह तरह से वह लड़कों में खोट निकाल दिया करती है, और इसके बाद जब पिता देखते हैं कि बेटी इस तरह से नहीं मानेगी तो उसके बाद वह उसे फाइनल डिसीजन सुना देते हैं और कहते हैं कि बेटी यह लास्ट बार है, अगर तुझे इस लड़के से शादी करनी है तो ठीक है, वरना उसके बाद मैं तेरी शादी कराने के लिए कहीं भी परेशान नहीं होऊंगा। ऐसा कहकर जो किरण का पिता होता है वह उसके लिए लड़का ढूंढता है, जिस लड़के के 2 बच्चे थे और उसका भी पहले तलाक हो चुका था। इसके बाद किरण जब देखती है कि इसके बाद पिताजी बिल्कुल भी नहीं मेरी दूसरी शादी नहीं कराएंगे और ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तो उसके बाद वह न चाहते हुए भी उस लड़के से शादी कर लेती है और शादी करने के बाद उसके घर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो लड़का था यह बड़ा ही अलग किस्म का था। वह शराब पिया करता था और अपनी पत्नी किरण पर पिटाई भी लगाया करता था।
उसके 2 बच्चे थे और किरण से कहा करता था कि बच्चों की अच्छे से देखभाल करो, अगर कोई भी दिक्कत आई तो फिर देख लेना। यह सब कुछ देखकर किरण से यह बात सहन नहीं होती तो वह अपने पति से लड़ाई करने लगती है। लेकिन लड़ाई के दौरान जो पति होता है उसे ताना मारने लगता है कि इसी वजह से तुम्हारा पहला पति तुम्हें छोड़कर चला गया, और तुम अगर इतनी अच्छी होती तो अपने पहले पति के साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करती। इसके बाद किरण को अपने पहले पति सूरज की याद आती है और वह अपने किए गए फैसले पर बहुत ज़्यादा पछताने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पति से लड़ाई करने के बाद मायके जाती है, लेकिन पिता भी उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि जब तूने हमारी किसी भी बात को नहीं मानी तो अब जो तेरी ज़िंदगी है उसको भुगत, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब किरण को सभी तरह से रास्ते बंद दिखाई देते हैं तो उसके बाद मजबूरन वह अपने दूसरे पति के पास पहुंच जाती है और वहीं पर उसके साथ एडजस्ट होकर रहने लगती है। पति रोज़ शराब पी कर आया करता, ना कुछ कमाता और किरण को बुरी तरह से रखा करता, यानी कि किरण की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता और किरण को केवल बच्चों को संभालने के लिए एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसके पति का अत्याचार उस पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं और अब जैसे शादी को कुछ दिन बीतते हैं तो उसके बाद वह उसे पैसे कमाने के लिए कहने लगता है। अब स्टार्टिंग में जो किरण होती है वह दूसरों के घरों में काम करती है ताकि वह कुछ पैसे कमा सके, क्योंकि उसका पति जिस काम को किया करता था वह काम पूरी तरह से ठप हो गया था। लेकिन दूसरों के घरों में काम करने के दौरान उसे दूसरों की गंदी निगाहों का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से वह वहां पर काम नहीं कर पाती है। यही सोचकर वह रोड किनारे खिलौने बेचने का काम चुनती है, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक होता है और कोई भी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। इसी वजह से किरण अब ट्रैफिक सिग्नल पर खिलौने बेचा करती है और उसी से अपना और अपने पति और अपने बच्चों का भरण पोषण किया करती है। इस कहानी को सुनने के बाद सूरज की आंखों में भी आंसू आ जा गए थे। यह कैसा घमंड, जिस घमंड की वजह से इस लड़की ने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। इसके बाद उसकी पत्नी जो अभी तक इस बात को सुनना चाहती थी कि क्या कारण था जो वह इस तरह से कर रही है, वह अपने पति से पूछने लगती है कि आखिर क्या हुआ, क्या बात है, आप मुझे भी बताओ। तो उसके बाद उसका पति सूरज उसे भी बता देता है और इस बात को सुनकर जो उसकी दूसरी पत्नी होती है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि घमंड की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी बदतर कर ली। लेकिन जो अब हो गया उस पर किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं था और इसके बाद सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। फिर किरण बहुत बुरी ज़िंदगी व्यतीत कर रही है और उसे बिल्कुल भी चैन नहीं है। घर के अंदर उसका पति उससे सारा काम करवाया करती है और उसके बावजूद भी उसे रोड किनारे खिलौने बेचने के लिए जाना पड़ता है। उसकी पूरी सुंदरता धीरे धीरे नष्ट हो गई है, लेकिन उसकी ज़िंदगी इसी तरह से बर्बाद अभी भी चल रही है। आप क्या कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में? आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।